उनको लगा वो बहुत बड़ा राजनीति के चाणक्य है और हर जगह फेल होने लग गया, तो ईगो पे लेके बैठ गया। किसी एक इंसान की ईगो पे देश को बर्बाद ना करें। पार्लियामेंट में कहा था कि हम एनआरसी, कान खोल के सुन लो, एनआरसी लेके आऊंगा। इस तरीके से इस भाषा का यूज करते हैं वो। 2 हफ्ते के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं एनआरसी है क्या हमें पता ही नहीं। 2 हफ्ते के और आंदोलन अगर हो जाए तो प्रधानमंत्री कहेंगे कि अमित शाह है कौन, मैं नहीं जानता। सरकार के पास आप जिंदा है ये प्रूव करने के लिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आप जिंदा रहने से काम नहीं चलता। जो भी इस देश के संविधान के साथ खड़े हैं उनके साथ मैं दूंगा, और मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी है देना। जो नहीं दे रहा है वो गद्दार है देश के, चुप बैठे हैं, मैं उनको भी समझता हूं देशद्रोही है। जो इस दौरान जो है अपने आप को बचाने के लिए किसी पैसे के लालच का या डर के कारण चुप रह रहे हैं, वो समझना चाहिए अपना देश को हाथ से खो रहे हैं। और अगर एक बार अपने देश को हाथ से खो बैठे, उसके बाद तुम्हारा जो पैसा तुमने बचाया उस किसी काम का नहीं रहेगा। तुम आपको खोसोगे बाद में। दुनिया के सबसे 5 खतरनाक देशों में आ गया है इंडिया भी रहने के लिए। संविधान को बचाना जो है, मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ मुसलमान की जिम्मेदारी है। इस सरकार के साथ दिक्कत क्या है, ये सोचता नहीं है। कुछ ऐतिहासिक करना है, हर दूसरे दिन सुबह ये करना है, शाम को ये करना है। मुसलमान तो सवाल उठा ही नहीं सकते। मुसलमान अगर उठा लिया तो उसको तुरंत आतंकवादी, जिहादी मुल्ला, जो भी नाम, पाकिस्तानी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारे साथ आज हैं पूर्व आईएएस गोपीनाथ कन्नन जी। हम इनसे बात करेंगे आज जो एनआरसी, एनपीए, सीए के खिलाफ जनता पूरे देश में खड़ी है और भाई साहब भी खड़े हैं। कल आपको इलाहाबाद से डिटेन करके वहाँ दिल्ली भेज दिया गया। मेरा एयरपोर्ट से डिटेन किया गया, एयरपोर्ट में ही 2 घंटे वहीं बैठे रहे। बात यह है कि इनको लगता है कि मैं जो बात करूंगा, जो एनआरसी एक प्रशासनिक अनुभव के हिसाब से मैं एक बात रखूंगा कि एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, एनपीआर जिस तरीके से है वो एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। ये जो है पूरा देश के जनता को साथ एक धोखा करने वाली जो बात है। और देश के जो गरीब है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो महिलाएं हैं, जो कई सारे लोग जो यहाँ से निकल के नौकरी के लिए मुंबई, दिल्ली, कहीं बड़े शहर में जाके नौकरी करते हैं, वो सब के साथ जो है एक हरासमेंट है, एक परेशानी क्रिएट करने वाली जो बात है वो है एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ कि इसको सिर्फ जिस तरीके से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुछ लोग इसको कराना चाहते हैं कि मुसलमान का मुद्दा है और बाकी सबके लिए नहीं है, किसी और को परेशानी नहीं होने वाला है, मुझे नहीं लगता ये ऐसा है मुद्दा। संविधान को बचाना जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमान की जिम्मेदारी है। संविधान को बचाना जो है जितना मुसलमान की जिम्मेदारी है, उतना हिंदुओं का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का, हम सबका है। बराबरी का हिस्सा है संविधान में और बराबरी की जिम्मेदारी भी रहेगी। ये बात मुझे रखने नहीं दे रहा है, सरकार नहीं रखने दे रही, बीजेपी सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश तो इंडिया के बाहर हो गए हैं कि विसा, ऐसे जैसे नहीं लगता कि इलीगल इमिग्रेंट को वो अपने देश से बाहर पुश करते हैं। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो उन लोग जो है मुझे निकाल के जो है इससे बाहर करते हैं। जो सवाल उठाते हैं, जो लोग पूछना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, कोई भी जो है उन सबको एकदम दबा के रखना चाहते हैं, एकदम कोई शब्द ना। बात यह है कि आपके चारों ओर से वो बाहर निकल के जा रहा है। और प्रशासन भी परेशान है। प्रशासन भी, कई सारे लोग यही बोलते हैं कि हम क्या करें, हमारे ऊपर तो ये है, हमें बोला गया है कि आपको बोलने नहीं दिया जाए, तो हम बस यही कर रहे हैं। सवाल जवाब के प्रोसेस से ही मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ है, जो उनकी सरकार है यहाँ के, वो डरता है। उनको लगता है कि हमारे सच बाहर न चले जाए। सच बाहर आएंगे तो इनकी जो नफरत की राजनीति है वो चलेगी नहीं। सच जनता के पास पता चल जाएगा तो सारे लोग उठ के खड़े हो जाएंगे कि भाई तुम क्यों परेशान करते हो लोगों को। नोटबंदी हुआ, किसके नफरत, क्या कोई परेशान करने का क्या कारण था? सारे जनता को परेशान किया, मिला क्या किसी ने सवाल पूछा सरकार से, भाई तुमने सबको परेशान क्यों किया? लोगों की नौकरी गई, लोगों की आमदनी जो घर पे रखे हुए थे वो गई, सब कुछ गया। किसी ने सरकार से सवाल पूछा नहीं। उसके बाद बोला बॉर्डर पे जनता खड़े हैं, तुम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? यही चीज बोल के हर एक डिसीजन इस तरीके से हुआ है। क्यों? सवाल जवाब से डरता क्यों है? जनता से डरता क्यों है? जनता से, योगी बिल्कुल, जो भी अपने आप को बुलाते हैं वो, जो उनसे डरता क्यों है? जनता से क्यों डरते हैं? जनता अगर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं तो क्यों उनसे डरते हैं? जो मीडिया को दबाव में क्यों रखना चाहते हैं? जो पत्रकार है उनको क्यों बताया जाता है कि हर जिले में कि इस तरीके का रिपोर्टिंग नहीं हो सकता, उस तरीके का रिपोर्टिंग नहीं हो सकता, ऐसे करेगा तो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, ऐसे करोगे तो तुम्हारा सर्कुलेशन पे सवाल उठा जाएगा? क्यों करते हैं? लोकतंत्र में जो है सिर्फ सरकार तय नहीं करता है कि लोकतंत्र कैसे चलाते हैं। लोकतंत्र में सरकार सिर्फ एक छोटी सी हिस्सा है। जो भी इस देश के संविधान के साथ खड़े हैं उनके साथ मैं दूंगा, और मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी है देना। जो नहीं दे रहा है वो गद्दार है देश के,
जो संविधान के साथ नहीं दे रहे और उसके खिलाफ खड़े हैं कोई भी कारण से और चुप बैठे हैं, मैं उनको भी समझता हूँ देशद्रोही है। मैं पिछली बार लखनऊ आके यही कह के गया था, जो इस दौरान जो है अपने आप को बचाने के लिए किसी पैसे के लालच का या डर के कारण चुप रह रहे हैं, वो समझना चाहिए अपना देश को हाथ से खो रहे हैं। और अगर एक बार अपने देश को हाथ से खो बैठे, उसके बाद तुम्हारा जो पैसा तुमने बचाया उस किसी काम का नहीं रहेगा। तुम आपसे आपको खोसोगे बाद में, और अपने बच्चे तुमसे सवाल पूछेंगे कि तुम कर क्या रहे थे तब जब ये हो रहा था। आप सोचिए, ये करते हैं कि 2 करोड़ जनता को यहाँ से ढूंढेंगे, जो 2 करोड़ जनता को ढूंढ के उनको बोलेंगे कि तुम भारत का नहीं हो। और सिर्फ वो नहीं होगा, उनके बच्चे भी नहीं हो सकते। और ये 2 करोड़ जनता के साथ आप करोगे क्या? इस देश में क्या करोगे? अब समझना चाहिए, इस पूरे देश में 2 करोड़ जेन्युइन लोग होंगे, नॉन जेन्युइन लोग होंगे, कैसे भी लोगों को ढूंढे, जिसके पास कागज नहीं है उसको ढूंढ के 2 करोड़ लोगों को निकालेंगे। और निकालेंगे कहाँ? बांग्लादेश तो नहीं भेजने वाले, पाकिस्तान तो नहीं भेजने वाले, क्या बे ऑफ बंगाल समुद्र में फेंकने वाले? कि करेंगे क्या 2 करोड़ जनता के साथ? इसी देश में रहेंगे, पर उनके अभी जो रहेंगे बिना कोई उम्मीद का रहेगा। 2 करोड़ का डिटेंशन सेंटर बनाना है तो एक प्रदेश बना के देना होगा, हरियाणा जैसे या फिर दिल्ली जैसे। 2 करोड़ जनता का डिटेंशन सेंटर समझ रहे कितना बड़ा होगा? अभी जो बना है वो भी 3,000 लोगों के लिए बन रहा है। अगर ये भी सोचिए, 3,000 की डिटेंशन सेंटर में अगर 30,000 लोगों को डाला जाता है तो फिर उसको डिटेंशन सेंटर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते हैं। यही चीज़ जर्मनी में जो हुआ था, उसके लिए बोर्ड हटाने की जरूरत नहीं है कि डिटेंशन सेंटर का बोर्ड हटा के वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप का बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। एक बंदे को जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे 5 लोगों को घुसा दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप अपने आप हो जाता है। तो ये समझना पड़ेगा आगे का। इस सरकार के साथ दिक्कत क्या है, ये सोचता नहीं है। कुछ ऐतिहासिक करना है, हर दूसरे दिन सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, सुबह उठ के यही सोच है, ऐतिहासिक करना है, अगला दिन न्यूज़पेपर में आना है, बस ये सोच के करते हैं। और इतना है कि दूरदृष्टि नहीं है इनकी। दूरदृष्टि क्या मतलब, दृष्टि ही नहीं है, किसी तरीके का विजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, करना कैसे ये भी नहीं जानते। सरकार क्या बोल के आया था और अभी क्या हालत है सोच लीजिए। जो सवाल उठाते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनको देशद्रोही नहीं बनाना चाहिए। जो सरकार से सवाल पूछते हैं, अभी इस सरकार को देख के अब चले किस तरीके से हुआ है। शुरुआत हुई, जो जेएनयू में बच्चों ने कुछ सरकार से सवाल पूछे, आज़ादी का नारे लगाए, वो कोई जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया, उनको बोला गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, भारत का टुकड़ा करना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट सवाल उठाएं, अब सबको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाने लग गया। जो थोड़े बहुत एजुकेटेड लोग थे, जो शहर से आते थे, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड डिसेंट, इनसे सवाल पूछने लग गए, उनको बोलने लग गया कि अर्बन नक्सल है। तो उसके सवाल ने कहा था अर्बन नक्सल है। उसके बाद अगर कोई मुसलमान तो सवाल उठा ही नहीं सकते। मुसलमान अगर उठा लिया तो उसको तुरंत आतंकवादी, जिहादी मुल्ला, जो भी नाम, पाकिस्तानी। अभी वो समझ गए इस बात को कि नागरिकता पे भी अगर हम नहीं लड़ेंगे, और किसी बात पे नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी नागरिकता बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम नागरिकता बचाने के लिए भी नहीं लड़ेंगे, और उस पे भी इन्होंने देखिए, जो गरीबों के खिलाफ एक पॉलिसी थी एनआरसी, उसको कैसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने का कोशिश किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले आके, जो नागरिकता संशोधन कानून ले आके। नहीं तो सिर्फ गरीबों के खिलाफ मुद्दा रहता, जो आपने आसाम में देखा। आसाम में 1600 करोड़ खर्च करके 52,000 जो एम्प्लॉई है वहाँ पे 6 साल काम करके, उसके जो लिस्ट आया 19 लाख लोग, उसमें से मेजोरिटी जो है हिंदू है जो बाहर जाने वाले थे, और मुसलमान से ज़्यादा हिंदू थे जो बाहर जाने वाले थे। क्योंकि डॉक्यूमेंट पे जब जाएंगे तो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, जिसके पास है, नहीं है। तो जब एक्सरसाइज गरीबों के खिलाफ था, उनको समझ में आया उससे तो उनकी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पर ये करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने तुरंत ये किया, इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया, वो कानून ले आके। जब भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, वो सवाल पूछते हैं, ये तो सिर्फ हिंदुओं को मदद करने वाले कानून है, इसमें मुसलमान क्यों घबराए हुए हैं? ये कुछ हिंदुओं का मदद करने के लिए जो बाहर से आए हैं, भारत के जो मुसलमान हैं तो बिल्कुल इसमें है ही नहीं, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? पहली बात तो अमित शाह ने हमें अच्छे से समझाया है कि क्रोनोलॉजी क्या है। क्रोनोलॉजी में पहले बताया कि पहले जो है कानून लेके आएंगे, जो नागरिकता संशोधन कानून लेके आएंगे, उसमें जो गैर मुसलमान जो कम्युनिटीज़ है, 6 कम्युनिटीज़, उनको नागरिकता मिल जाएगी। और जो घुसपैठियाँ हैं, जो बाकी बचे हुए घुसपैठियाँ हैं, उनको एनआरसी के तहत हम बाहर करेंगे। बात यह है कि घुसपैठिया कौन है और भारत के नागरिक कौन है, ये कैसे तय करेंगे? भारत के नागरिक कौन है? अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत के नागरिक हैं, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आप भारत के नागरिक हैं? क्या आप वोटर आईडी कार्ड लेके आओगे, आधार कार्ड लेके आओगे? वही चीज़ ये सब वो लोग नहीं मान रहे हैं। ये नहीं मान रहे, तो आप प्रूव कैसे करोगे कि आप नागरिक हैं? बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मांग रहे, 71 का से वो पहले का डॉक्यूमेंट मांगा था। तब इतना मेडिकल मजबूत नहीं था।
कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, आज भी नहीं है। आज भी अंडर 5 रजिस्ट्रेशन हमारा 38% से मतलब 62% ही है, 38% नहीं है। तो क्या आप इन सबको नहीं मानेंगे इंडियन के? अभी बैंगलोर की बात कह रहा हूँ। बैंगलोर में जो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है लोगों को निकाला ये बोल के कि वहाँ पे बांग्लादेशी थे। भाई सारे लोग तो त्रिपुरा के थे, आसाम के थे, इनफैक्ट बंगाल के थे, उनको सब बोल के निकाल दिया, वहाँ पे तोड़ दिया कि सब बांग्लादेश। सारे डॉक्यूमेंट तो उनके पास, वो प्रूव कैसे करेंगे? सरकार के पास आप जिंदा है ये प्रूव करने के लिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आप जिंदा रहने से काम नहीं चलता। जाके बोलो मैं जिंदा हूँ, पेंशन दो, नहीं देगा। बोला पहले से लाइफ सर्टिफिकेट लेके आओ कि प्रूव करो तुम जिंदा हो, उसके बाद हम तुमको सर्टिफिकेट देंगे। तो ये कागज के ऊपर जो भी एक्सरसाइज होगा वो गरीबों के खिलाफ है। उसको उन्होंने वोट बटोरने के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना। एक ही चीज सवाल है, अगर जो समर्थन में है इनसे, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि ये 3 देशों को चुना कैसे? ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देशों को चुना कैसे? प्रधानमंत्री बेलूर मठ में जाके कहते हैं बंटवारे के टाइम के, जो पार्टीशन के टाइम पे जो हिंदू गए थे उनको मदद करने के लिए है। अफगानिस्तान क्या बंटवारे के टाइम पे भारत का पार्ट था क्या? अफगानिस्तान आया कहाँ से? अगर वो चाहते हैं कि हिंदुओं को मदद करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू पीड़ित होकर अगर भारत में आए हैं वो श्रीलंका से आए हैं। श्रीलंका क्यों नहीं है? अगर वो जब बोलते हैं कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है तो सबसे ज़्यादा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन म्यांमार में हुए हैं। म्यांमार के लोगों को म्यांमार क्यों नहीं है? और वहाँ के 6 कम्युनिटी का नाम क्यों है? वो बोलते हैं कि सिर्फ हिंदू जो है, हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है। भारत हिंदू का देश नहीं है, भारत तो सबका देश है, सभी सारे लोगों का देश है। पर वैसे भी अगर माने बुद्धिस्ट के लिए तो अलग देश है, तो बुद्धिस्ट का नाम क्यों है इसमें? क्रिश्चियन के लिए तो बहुत सारे देश है, तो क्रिश्चियन का नाम क्यों है इसमें? तो खुद ही वो नहीं समझा पाएंगे, एक भी जवाब, एक भी सवाल की जवाब वो नहीं दे पाएंगे, कोई भी रीजन। ये पूरा कानून में एक ही चीज लिखा रहता है कि मुसलमान नहीं आना चाहिए। उसके अलावा न देश भी ऐसे चुना है क्योंकि इस्लामिक मेजोरिटी कंट्रीज चुना है, कम्युनिटीज भी ऐसे चुना है ताकि इस्लाम ना आए, मुस्लिम ना आए। बस ये दोनों चीज के कारण इससे ज्यादा संविधान के ऊपर जो अटैक कुछ हो ही नहीं सकता। और इसी बात को वो इस तरीके से दिखाते हैं, भाई हमने तुमको ना रोजगार दे पाया, ना तुम्हारा अच्छा कुछ कर पाया, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कर पाया। हर तरीके से देश पीछे गया है, अर्थव्यवस्था में नीचे गया है, फ्रीडम जो हमारी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में नीचे गया है, दुनिया के सबसे 5 खतरनाक देशों में आ गया है इंडिया भी रहने के लिए, हर तरीके से पीछे गया है। पर इसी बात से अभी भी रखना चाहते हैं कि हिंदुओं को बोलना चाहते हैं कि देखो भाई तुम्हारा कुछ हम भला नहीं कर पाए, हम मुसलमान को परेशान कर रहे हैं, इस बात से तुम खुश हो जाओ कि हम मुसलमान को परेशान कर रहे हैं। ये चीज़ पहले बोलेंगे कि कश्मीरियों को हम परेशान कर रहे थे, बाकी भारत वाले हो जाओ। कल बोलेंगे प्रकाश हिंदू को बोलेंगे देखो दलितों को हम परेशान कर रहे हैं, तुम खुश हो जाओ। आदिवासी को परेशान कर रहे हैं, तुम खुश हो जाओ। किसी और को हम परेशान कर रहे हैं, इस बात के लिए तुम खुश हो जाओ। इसके अलावा इनकी राजनीति नहीं है और इस बात से जो है देश बहुत पीछे जाएंगे और हमें समझने की जरूरत है। हमारे बच्चों के लिए सही है, नफरत की देश हम नहीं छोड़ के जा सकते। जब आंदोलन शुरू किया था तो गृह मंत्री ने अपना पूरा पार्लियामेंट में कहा था कि हम एनआरसी, कान खोल के सुन लो, एनआरसी लेके आऊँगा। सबको बोला था, पार्लियामेंटेरियंस को, इस तरीके से इस भाषा का यूज़ करते हैं वो। और 2 हफ्ते के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं एनआरसी है क्या हमें पता ही नहीं। रामलीला मैदान से मैं समझता हूँ 2 हफ्ते के और आंदोलन अगर हो जाए तो प्रधानमंत्री कहेंगे कि अमित शाह है कौन, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो आप ये समझिए जनता का ताकत समझना जरूरी है। इसमें कोई, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ शायद आपको बुरा भी लग रहा है तो भूल जाइए उस बात को, ईगो पे मत लेके आइए बात को। गृह मंत्री का देश नहीं है ये। गृह मंत्री जो है 5 साल के लिए रहेगा या 2 साल के लिए रहेगा, 1 साल के लिए रहेगा, और निकाल के, जैसे आप वित्त मंत्री अभी बदलने वाले हैं वैसे आप गृह मंत्री को भी बदल के किसी और को रख सकते हैं। किसी एक इंसान की ईगो पे देश को बर्बाद ना करें, चाहे वो प्रधानमंत्री का ईगो है, बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं है। उनको राजनीति, उनको लगा वो बहुत बड़ा राजनीति के चाणक्य है और हर जगह फेल होने लग गया तो ईगो पे लेके बैठ गया। समझदारी ये है कि देश के जनता के साथ चाणक्य का कूटनीति ना करें। चाणक्य ने जो बताया था वो दूसरे देशों के साथ करने के लिए था, अपने देश के प्रजा के करने, जो नागरिक है उसके साथ करने के लिए नहीं था। अगर देश की जनता को, जो नागरिक है, उसको बेवकूफ़ बनाने का जो लगता है कि वो करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। देश जाग चुके हैं, जनता जाग चुके हैं, युवा जाग चुके हैं कि हमें एक नफरत भरे देश नहीं चाहिए, हमें एक प्यार भरा देश चाहिए, हमें जो आगे सोचने वाला देश चाहिए, जो पीछे की जो नफरत है उसको आगे लेके वाला देश नहीं चाहिए। इतना समझ लीजिए बस। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।